भीषण बमबारी की तस्वीरें सामने आई हैं और ये पहली तस्वीर आपके सामने स्लोवियांस्क की। रूस की भीषण बमबारी, वह सड़क पर नजदीक इमारत पर मिसाइल गिरी। यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर टारगेटेड अटैक की खबर है। डोनेस्क में यूक्रेनी ड्रोन यूनिट पर वार। अगली तस्वीर रूस के Su-34 फाइटर जेट की एयर स्ट्राइक। यूक्रेनी ठिकाने पर फैब 3000 बॉम्ब गिराए। अब वॉर फ्रंट में ही यूक्रेनी सेना के ड्रोन अटैक की तस्वीर। कैमकाजी ड्रोन से सैन्य ठिकानों पर हमले की यह खबर है, जहां रूसी सैनिकों ने फायरिंग कर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। रूस के बेलगरोद में भीषण हमले की खबर। रिहायशी इलाके में स्वॉर्म ड्रोन अटैक। अगली बड़ी खबर है, बेलगरोद में भीषण वार, स्वॉर्म ड्रोन अटैक। इस ड्रोन हमले से कई इमारतों में लगी आग। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां बेलगरोद पर हमले की तस्वीर आप देख रहे हैं। साथ ही यूक्रेन के ड्रोन अटैक को लेकर भी खबर है और इन हमलों के बीच रिहायशी इलाकों में हमले की ये तस्वीरें सामने आई है। कई इमारतों में लगी आग। यूक्रेन का ड्रोन अटैक और रिहायशी इलाके में इमारतों में धमाका। खबर कीव पर रूस के उस बड़े हमले को लेकर, जहां रूस ने स्कैंदर मिसाइल दागी है। 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और 151 ड्रोन से हुए अटैक की एक और बड़ी खबर। और अब गाजा में आईडीएफ के भयंकर हमले की तस्वीर। हमास के टनल नेटवर्क में विस्फोट की एक और तस्वीर सामने आई है। एक और टनल को कैसे तबाह किया गया, वेपन डिपो नष्ट कर दिए गए। तबाही की एक और तस्वीर, जहां हमास के पूरे नेटवर्क में, टनल नेटवर्क में विस्फोट को लेकर दावा किया जा रहा है। वेपन डिपो को नष्ट कर दिया गया। गाजा में आईडीएफ का एक और वार। और अब इजरायल में नेगेव में मिसाइल हमले की खबर, जहां कामिट इलाके में लो फ्लाइंग रॉकेट हमला हुआ और रिहायशी इलाके में विस्फोट से हड़कंप मच गया। और खबर है कि चीन ने दिखाया आग बरसाने वाला बेराज वेपन। एक साथ कई प्रोजेक्टाइल नया सिस्टम दागता है। मिसाइल और निगरानी सिस्टम को चकमा देने का दावा। ईरान के तेहरान में धमाके की खबर आ रही है और ये मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप में लगी आग की तस्वीर है, जहां नासिराबाद इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में विस्फोट हुआ और वर्कशॉप के पास बड़े इलाके में आग फैल गई। धमाके और आग की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये तस्वीरें सामने हैं। मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप में लगी आग और नासिराबाद इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ईरान के तेहरान में जोरदार धमाका। अब युद्ध के बीच ईरान में भूकंप के झटके। आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, खुजिस्तान में 4 की तीव्रता का यह भूकंप। इस ऐसे हफ्स्केल के बीच भूकंप से धरती कांपी है। ईरान में आ रहे भूकंप पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। तो सवाल यही कि ईरान में लगातार भूकंप क्यों आ रहे हैं। एक टाइमलाइन अब आपके सामने रखते हैं और उसके बाद प्रोफेसर अमिताभ, आज सवाल आपसे करना चाहूंगी
इन लोकेशंस के लिहाज से, ईरान की न्यूक्लियर तैयारी के लिहाज से, क्या इसे इस लिहाज से इवैल्यूएट नहीं किया जाना चाहिए कि आखिर क्यों बैक टू बैक इतने भूकंप और उन सब की तीव्रता लगभग 4? ये पहली इंफॉर्मेशन, खुजिस्तान में 4 की तीव्रता का भूकंप। अब खुजिस्तान की ये लोकेशन आपके सामने है। खुजिस्तान के साथ साथ भूकंप को लेकर खबर है 5 अगस्त की, फार्स प्रांत में 4.2 तीव्रता का यह भूकंप आया। अब खुजिस्तान के पास बिल्कुल आगे बढ़ते हुए यह इलाका है फार्स, और यहां पर 9 अगस्त, उससे पहले 5 अगस्त 4.2 तीव्रता का भूकंप। 5 अगस्त को ही इस्फहान में भी 4.1 तीव्रता का भूकंप आया था। फार्स में भी 5 अगस्त को आया, इस्फहान में भी 5 अगस्त को 4.1 तीव्रता का भूकंप, और उससे पहले 4 अगस्त को ही हॉर्मुस्तान में भी, यहां ये वो लोकेशन है जहां पर 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। इस पूरी टाइमलाइन में 9 अगस्त से अब अगली तारीख आपके सामने रखती हूं 3 अगस्त की, जहां आपको बता दें हजीराबाद के पास भी 4.1 तीव्रता का यह भूकंप आया। अब ईरान में भूकंप, प्रोफेसर अमिताभ, ईरान की जब हम न्यूक्लियर तैयारी की बात करते हैं और भूकंप आने की खबरें जब सामने आती हैं, तो इसे किस लिहाज से इवैल्यूएट किया जाए? रूल आउट तो नहीं कर सकते हम ईरान की न्यूक्लियर तैयारी को लेकर, लेकिन अगर छोटे स्केल पर भी न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर बड़े दावे किए जा चुके हैं, न्यूक्लियर तैयारी को लेकर दावे किए जा चुके हैं, तो इसे किस लिहाज से रीड आउट किया जाए कि लगातार 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच भूकंप आते हैं जिनमें सबकी तीव्रता होती है लगभग 4? देखिए, एक तो इस समय जो युद्ध की स्थिति वहां बनी हुई है उसको देखकर सब लोग का यही इस पर जा रहा होगा कि ये जो भी भूकंप आया है या रिक्टर स्केल पे 4 का वो दिखा रहे हैं, वो भूकंप ही होगा। लेकिन एक चीज को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि ईरान जो है एक बहुत बड़े मूविंग टेक्टोनिक प्लेट पे भी बसा है। और उसमें जो कहा जाता है अरेबियन और यूरेशियन प्लेट पर है, और ये कंटिन्यूअस मूव कर रहे होते हैं। तो ये तो है ही कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था, उसने एक कैपेबिलिटी डेवलप कर ली थी, लेकिन ये कह देना कि इस समय वो ऐसा कर रहा है, मुझे थोड़ा नागवार लग रहा है। लेकिन एक बात तो है, अगर अर्थक्वेक या 4 रिक्टर स्केल का रीडिंग पे कोई मूवमेंट होता है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। ऐसे समय में जब न्यूक्लियर वेपनाइजेशन प्रोग्राम या न्यूक्लियराइजेशन प्रोग्राम जो ईरान का है उसको चेक करने की अमेरिका कोशिश कर रहा था। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये अरेबियन प्लेट जो है, जो साइस्मोलॉजिकल मूवमेंट जो हुए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण वहां का जो भौगोलिक स्थिति है वो भी है, तो हमें उसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, रूल आउट किसी भी फैक्टर को नहीं किया जा सकता सर। लेकिन आज एक और आगे सवाल करूंगी, और वो सवाल होगा सऊदी पर हुथी के हमले को लेकर, क्योंकि यहाँ भी कुछ फैक्ट्स को रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे जुबैल में बेरी गैस प्लांट को दहला दिया गया, ज़जान ऑयल रिफाइनरी में धमाका हुआ है। ये खबरें 4 एक साथ आपके सामने इसलिए क्योंकि सऊदी समर्थित फोर्स के ठिकाने टारगेट पर हैं। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि अभी अभी हुथी का बहुत बड़ा हमला हुआ है। यमन के अल मोखा पोर्ट को दहला दिया गया है, मिसाइल और ड्रोन हमलों से भयंकर विस्फोट हुआ है, और प्रेसिडेंशियल काउंसिल के कंट्रोल वाला इलाका टारगेट पर। हालांकि मारिब में हुथी के ठिकानों पर हमले का बदला है। अब जुबैल में विध्वंसक हमले की खबर, जहां जुबैल में बेरी गैस प्लांट को दहला दिया गया। फारस की खाड़ी में लगे प्लांट में जबरदस्त विस्फोट हुआ। भीषण आग से गैस प्लांट में भारी तबाही मची। ओपन सोर्स इंटेल की तरफ से किया जा रहा है बड़ा दावा। अब सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर विस्फोट से हड़कंप मच गया। अरामको की ज़जान ऑयल रिफाइनरी में धमाका हुआ। रेड सी से लगे कई एनर्जी ठिकाने टारगेट पर रहे, और नासा फर्म्स की सैटेलाइट तस्वीरों में बड़ा दावा किया गया। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुर्की और पाकिस्तान से डिफेंस डील के बाद ये हमला हुआ है। बड़ी खबर है, हुती ने तबाह किया अमेरिका का थाद सिस्टम। सऊदी अरब में थाद सिस्टम पर ड्रोन अटैक हुआ। नजरान एयरपोर्ट पर तैनात था थाद एयर डिफेंस। $2000 के ड्रोन से $500 मिलियन का थाद तबाह हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन टकराया था। तो सऊदी और तुर्की की डिफेंस डील से हुती भड़क गया है। हुती ने तुर्की को बड़ी चेतावनी दी है। सऊदी अरब की आक्रामकता से तुर्की दूर रहे। यमन में सऊदी के सैन्य दखल से संघर्ष और ईरान इंटरनेशनल की तरफ से इसको लेकर क्या बड़ा दावा किया गया। इसी दावे के बाद अनुज माथुर सर, सवाल आपसे होगा, क्योंकि समझना है सऊदी वर्सेस हुती, पश्चिम एशिया कांपा। अब इस फ्रंट पर रेड सी से फारस की खाड़ी तक हुती के जबरदस्त हमले आज की सबसे बड़ी खबर है।
खबर है अरामको की जजान ऑयल रिफाइनरी में विस्फोट को लेकर। खबर है जुबैल में बेरी गैस प्लांट में भीषण आग से मची तबाही को लेकर। खबर है नजरान एयरपोर्ट पर हुथी के हमले में थाद सिस्टम तबाह हुआ। नासा फर्म्स की सैटेलाइट तस्वीरों से बड़ा दावा किया गया है, लेकिन माथुर सर, जिस बात का मैंने पहले जिक्र किया, इंपॉर्टेंट है, तुर्की और पाकिस्तान से सऊदी की डिफेंस डील के बाद इन हमलों को अंजाम दिया गया। ये एक स्ट्रैटेजिकल मूव है सर, और इस पूरे संघर्ष को देखते हुए हुथी का ये रुख और ज्यादा क्या सिचुएशन को एस्केलेट नहीं करेगा, और तुर्की को सीधे तौर पर वार्निंग का मतलब क्या? सर प्लीज अनम्यूट। हाँ सुरभि, सॉरी आई वाज ऑन म्यूट। जय हिंद। जय हिंद। देखिए, बिल्कुल सटीक आकलन आपका रहा है, और मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ तौर पे बता देना चाहता हूं कि जब ये डील हो रही थी उस समय से ईरान, मैं हुती की बात नहीं कर रहा हूं, ईरान इसको बहुत क्लोजली देख रहा था। और पहला जो स्टेटमेंट इस डील के बाद आया था, हमको मालूम, हमने बातचीत करी इसके बारे में, वो ईरान से आया था। और ये जो इस प्रकार का हमला किया है हुतियों ने, वो ईरान के इंसिस्टेंस पे हुआ होगा ये हमला निश्चित रूप से। और उन्होंने ये मैसेज कन्वे कर दिया है तुर्की को भी और शायद पाकिस्तान को भी कि हमारा जो सामना है वो सऊदी अरब से है, हम सऊदी अरब को के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, और आप बेहतर होगा कि इससे दूर रहें। क्लियर कट, क्योंकि ये हमले पहले भी हो सकते थे या और बाद में भी हो सकते थे। ये मैसेजिंग है सुरभि, बहुत क्लियर कट मैसेजिंग है। और दूसरी बात ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो इनका जो आपस में गठबंधन हुआ है, वो कहीं ना कहीं इमीडिएटली बहुत सीवियर टेस्ट में आ जाएगा, और ये सीवियर टेस्ट में लाने का काम ईरान करेगा। और अभी तो मैं आपको बता रहा हूं सुरभि, ईरान ने एक भी चीज फायर करके खुद नहीं करी है। अब सिर्फ हुती जो है उसने सऊदी अरब के और इस पूरे गठबंधन के नाक में दम करके रखा हुआ है। जब आप ईरान की तरफ से मिसाइल आते हुए देखेंगी, तब इसका और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। दोनों तुर्की और पाकिस्तान अपनी अपनी सिचुएशंस में फंसे हुए हैं। तुर्की पाकिस्तान को अपना रिलेशनशिप ईरान के साथ भी कहीं ना कहीं ठीक बना करके रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका जो इतना बड़ा बॉर्डर है उसके बारे में और भी बहुत सारे वजह है उसकी। और इसी प्रकार से तुर्की के भी अपने इंटरेस्ट्स हैं। एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो गठबंधन हुआ है, इसका एक लार्जर इफेक्ट है। सुरभि एक लाइन और प्लीज, इसका एक लार्जर इम्पैक्ट है। दोनों जो देश हैं वो कहीं ना कहीं इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी खलीफत बनाना चाहते हैं, और ये उसका एक बड़ा कारण मुझे लगता है। और तुर्की के इस वजह से ये ईरान पूरी तरह अब हुथी के खिलाफ या हुथी के साथ ये टकराव आगे किस हद तक बढ़ सकता है, सवाल करें उससे पहले हुती पर यमन फोर्स के जवाबी एक्शन को लेकर भी एक खबर आ रही है, जहां पूर्वी यमन के मारिब में ये जबरदस्त हमला हुआ है। मारिब में हुती के सैन्य ठिकानों को दहलाया गया। सऊदी समर्थित फोर्स पर हमलों का ये बदला है, यमन फोर्स के प्रवक्ता कर्नल माजिद का दावा। और आज की एक और सबसे बड़ी खबर है कि ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल है, और ईरान पर अकेले हमला इजराइल कर सकता है, और अमेरिकी मदद के बिना ईरान पर हमला होगा। ईरान से समझौते की कोशिश में इजराइल और भड़क गया है, और इजराइल के चैनल 13 का बड़ा दावा। हालांकि हमलों के लिए अमेरिका से मंजूरी की जरूरत नहीं, ईरान से जंग शुरू करने की बड़ी तैयारी में इजराइल। हमलों के लिए अमेरिका का समर्थन नहीं चाहिए, इजराइल ने सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर को बताया। इजराइल के चैनल 13 का बड़ा दावा। ये दावा है क्या, और इसी दावे के साथ अगला सवाल पांडे सर आपसे, क्योंकि ईरान पर हमला क्या इजराइल करेगा, क्योंकि ईरान से अमेरिका की समझौते की कोशिश से इजराइल और भड़क गया है। ईरान पर अकेले हमलों की बड़ी तैयारी में इजराइल जुटा हुआ है। हमलों के लिए अमेरिका से मंजूरी की अब जरूरत नहीं। इजराइल ने सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर को यह बता दिया है कि युद्ध खत्म करने की शर्तों से पीछे हट रहा है अमेरिका, और अमेरिकी मदद के बिना भी ईरान को दहला देंगे। यही इस वक्त एक सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि अभी तक पांडे सर हम आपसे यही सवाल करते थे कि क्या अमेरिका सेफ एग्जिट चाहता था, मिल पाया नहीं। क्या अमेरिका अगले स्तर की तैयारी के लिए इजराइल के साथ आगे बढ़कर एक और ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है? उसका जवाब टाइमिंग के लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप नहीं मंजूरी दे रहे। ये एक सबसे बड़ा फैक्ट है। अब क्या अमेरिका का ये एक और स्ट्रैटेजिकल मूव है कि उसको वो सेफ एग्जिट चाहिए, इसीलिए वो सिर्फ इजराइल की तरफ से सीधे तौर पर ईरान को टारगेट करने की तैयारी? देखिए, और बहुत महत्वपूर्ण जो है आपने समीकरण सामने रखा है
कि इस समय इजराइल और अमेरिका के बीच में जो दूरी प्रतीत हो रही है, हमें दिखाई दे रही है, वो कितनी है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और डॉट्स के बीच में जोड़ना होगा, क्योंकि एक तरफ जो भी आवश्यकता है इजराइल को सैनिक रूप में वो प्रोवाइड की जा रही है, उसको जहाज चाहिए, उसको पेट्रोल चाहिए, थार चाहिए, जो भी उसको है चाहिए, सब दिया जा रहा है। तो ये कहना कि अमेरिका के साथ नहीं है, ये मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति होगी। अब जहां तक बात है कि इजराइल के अकेले युद्ध करने की जो है जो अप्रोच उसकी, निश्चित रूप से इस समय अमेरिका की हालत थोड़ी सी जो है कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर कमजोर हो गई है। वो वहां से सेफ एग्जिट चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साथ में इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो नहीं पूरे हुए हैं। उनका पूरा पहला ऑब्जेक्टिव और एकमात्र ऑब्जेक्टिव था कि जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है ईरान की वो समाप्त हो, उसके बारे में कहीं भी कोई भी जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो अब जब तक वो उसको अचीव नहीं करता तब तक ये मुश्किल है कि वहां पर जो अपनी युद्ध को ऑपरेशंस को इजराइल खत्म करे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी आईडीएफ को बोल दिया कि तैयारी करो, अब हमको अकेले लॉन्च करना है। और रेड एंड व्हाइट फोर्सेस को बोला गया है कि भाई आप जो भी अमेरिका की आप बात भूल जाइए, जो भी हमें करना। हाँ, जो मैंने जैसा कहा कि सैन्य सहायता के साथ साथ इंटेलिजेंस जो इंपॉर्टेंट है वो भी लगातार जो है इजराइल को मुहैया कराया जाएगा। सर, एक तरफ तैयारी की बात करते हैं, दूसरी तरफ चेतावनी भी देते हैं। अगली बड़ी खबर सुनिए, जेडी वेंस ने इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है, अमेरिका से टकराने की कोशिश ना करे इजराइल। ट्रंप पर निजी हमलों से इजरायली बचें और दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही इजराइल का सहयोगी। जेडी वेंस का बयान, पूरी दुनिया इजराइल से नफरत करती है। जेडी वेंस इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर अमिताभ, इंफॉर्मेशन वॉल पर कुछ सवाल रख रही हूं और उसी के बाद इन्हीं का जवाब आपसे चाहूंगी, क्योंकि सवाल है क्या अमेरिका और इजराइल में दूरी बढ़ चुकी है। दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या अब इजराइल अमेरिका की बात मानने के लिए राजी नहीं है। तीसरा सवाल, क्या अब इजराइल ईरान पर अकेले हमला कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि किस तरीके से क्या इजराइल को ईरान के खिलाफ खाड़ी के दूसरे देशों का भी साथ मिल सकेगा। प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, पहला जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो मुझे लगता है, और मैंने कई बार कई फोरम पर एक्सप्रेस भी किया है, कि इजराइल ने, खासकर बेंजामिन नेतन्याहू ने मिसलीड किया प्रेसिडेंट ट्रंप को और अमेरिका को कि ये एक ऐसी भयावह स्थिति हो गई है कि अगर इस समय हम इंटरवीन कर दें, इस समय उनके लीडरशिप को मार दें या खत्म कर दें, तो वहां पे परिवर्तन आ सकता है। जो एक बहुत स्टेटेड ऑब्जेक्टिव भी था कि हम वहां का रेजिम चेंज करना चाहते हैं, वैसा हुआ नहीं। तो अब मुझे नहीं लगता है राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी मुगालते में होंगे कि इजराइल के कहने पर ऐसा कुछ करें। बीच में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि इजराइल ये कह रहा है कि ईरान जो है प्रेसिडेंट ट्रंप की हत्या करवाना चाहता है, उसके लिए साजिश कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको भी नकार दिया। तो अब इजराइल जो है या अमेरिका जो है वो इजराइल के इस भुलावे में नहीं आएगा कि वो किसी भी तरह से उनकी बात को मानकर और ये वॉर को एग्रेवेट करें, क्योंकि उनकी स्थिति अब बहुत विकट हो चुकी है अमेरिका की। दूसरा, इजराइल को अगर इंडिपेंडेंटली एक्ट करना होता तो वो कब का एक्ट कर गया होता। वो अमेरिका से कंसेंट खोज रहा था, और ये कंसेंट जो सबसे बढ़िया प्रेसिडेंट हो सकता था इजराइल के लिए, वो प्रेसिडेंट ट्रंप की थे। और जेडी वैंस जो बार बार कह रहे हैं, वो इसलिए भी कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि अमेरिका ने या अमेरिकन प्रेसिडेंट ने व्यक्तिगत तौर पे डिसीजन लेके, ना सिर्फ कांग्रेस से डिसीजन लिया, ना उनके जितने भी सलाहकार हैं उनसे लिया, क्योंकि जेडी वैंस बताया जाता है कि वो खुद खिलाफ थे इस युद्ध के। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अमेरिका इजराइल के पीछे नहीं हो तो इजराइल इंडिपेंडेंटली इस रीजन में कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर वो करेगा तो वो उम्मा वाली या इस्लामिक राष्ट्रों वाली वो वाली बात आगे आ जाती है। इसीलिए इजराइल को ये पता था, अमेरिका का उसने साथ दिया। तो इंडिपेंडेंटली इजराइल यहाँ पर सिफर है अगर वो अमेरिका के साथ नहीं चलता है तो। और जिस तरह से इसने गजा पे किया था इजराइल ने, उसके बाद जो बड़े उसके बैकर्स थे जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, ये दोनों राष्ट्रों ने कहा कि अब हम आपके साथ नहीं, हम पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करते हैं, जो हिस्टोरिकली उन्होंने कभी नहीं किया था। तो इस समय इजराइल का साथ देना अमेरिका के लिए सुइसाइडल होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो फंस चुके हैं, पूरी तरह फंस चुके हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप ऑफ रैंप खोज रहे हैं, होर्मुज फंसा हुआ है, और फंसा हुआ ही नहीं है अब तो। उसको लेकर अब शर्तें भी, आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, करूंगी उसी को लेकर सवाल, लेकिन उससे पहले ईरान पर हमलों का घातक जवाब मिलेगा। पहले से ज्यादा विनाशक हमले ईरान करेगा। टॉप मिलिट्री कमांड खतम अल अंबिया ने यह वार्निंग दी है। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी की चेतावनी।
वहीं अमेरिका के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ईरान बना रहा है। F-35 विमानों को मार गिराने की ये तैयारी है। F-15 और F-18 को टारगेट करने में सक्षम होगा नया सिस्टम। अल जजीरा का बड़ा दावा। हालांकि ईरान के खिलाफ नाकाम रहे अमेरिका और इजरायल, और जंग में अमेरिका इजरायल को हार मिली। IRGC कमांडर हसनजादे का दावा, दुनिया की बड़ी शक्ति बन चुका है ईरान। और डोनाल्ड ट्रंप को माननी पड़ेगी हार। सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रेजाई की चेतावनी है। युद्ध का अंत ईरान के हाथ में है और सभी नुकसान की भरपाई तक जारी रहेगी जंग। माथुर सर, ईरान की चेतावनी का मतलब समझ आता है। जो बात प्रोफेसर अमिताभ ने भी कही, इजरायल के कहने पर अमेरिका सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर चुका है, लेकिन क्या वाकई युद्ध का अंत ईरान के हाथ में होगा? प्रश्न किया आपने? जी माथुर सर, सवाल आपसे जी। हाँ, देखिए बिल्कुल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए दो चीजें, दो अलग अलग दृष्टिकोणों से इसको देखने की आवश्यकता है। पहला, मिलिटरीली एक बात ईरान भी बहुत भली भांति जानता है कि मिलिटरीली वो अमेरिका का सामना कर नहीं पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो जानते हैं इस बात। और यही वजह है कि वो उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या रही थी पूरी लड़ाई के दौरान, अभी या फिर जून 25 में जो लड़ाई हुई थी उसमें सबसे बड़ी उनकी कमजोरी रही थी एयर डिफेंस। और इसी वजह से आप देखिए उन्होंने अपने एयर डिफेंस का को सशक्त बनाने का प्रयास किया है। रूस और चीन से वो चीजें मांग रहे हैं, जो शॉर्ट रेंज मैन पैड्स, जो मैन पैक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हैं, वो कहीं ना कहीं चाइना से इजराइल के ईरान के पास आने के लिए तैयार है। तो ये तमाम चीजें इस बात को दिखाती हैं कि ईरान जानता है कि वो उसको डिफेंसिव बैटल लड़ने की आवश्यकता है। अब ईरान के पास ताकत क्या बची है सुरभि? ईरान की ताकत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भूगोल की वजह से उनका नियंत्रण, और भूगोल जो उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहा है जिसकी वजह से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण कर पा रहे हैं। और उसी एक लीवर से वो चाह रहे हैं कि पूरी तरह से इस चीज को संभाल के देखा जाए। एक बात मैं इजराइल के बारे में बात करूं, प्लीज अलाउ मी टू टेल वन थिंग। इजराइल का यूनिपॉइंट एजेंडा है टू रिमूव ईरान एज ए थ्रेट, और ईरान एज ए थ्रेट रिमूव करने के लिए उसके प्रॉक्सीज को, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को, और उसके जो ऑफेंसिव वेपन सिस्टम्स हैं, ड्रोन मिसाइल के जखीरे, वो और दिमाग, मेंटालिटी, जो विचारधारा है, उसको हमला करा है। और मुझे लगता है कि इजराइल जो है वो अमेरिका की भी उतनी बड़ी जरूरत है सुरभि। अमेरिका इजराइल को कभी भी डंप नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। राइट सर, लेकिन अब अमेरिका की टेंशन किस तरीके से और बढ़ रही है, क्योंकि हथियारों की कमी से पेंटागन टेंशन में है। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर से प्रोडक्शन बढ़ाने को भी कहा गया है, और प्रोडक्शन के नए तरीकों के लिए 21 दिन का वक्त। हालांकि डेप्यूटी डिफेंस सेक्रेटरी फिनबर्ग ने इसके निर्देश दिए हैं। पैट्रियट मिसाइल प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। ईरान जंग को लेकर अमेरिका में घिरे हैं ट्रंप, और ईरान जंग ट्रंप प्रशासन की सबसे बड़ी गलती। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद ने सवाल उठाए, कई नीतियों की नाकामी से अमेरिका को नुकसान। थॉमस मैसी का यह बयान। ईरान इंटरनेशनल इसको लेकर बड़ा दावा कर रहा है। हालांकि ईरान जंग पर अमेरिका में ट्रंप कैसे घिरे हैं? ईरान जंग ट्रंप प्रशासन की सबसे बड़ी और महंगी गलती। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद थॉमस मैसी ने सवाल उठाए हैं। ट्रंप प्रशासन में नीतियों से संबंधित नाकामियों का अंबार और एप्स्टीन फाइल्स को छिपाने से गलत संदेश गया है। कांग्रेस की मंजूरी के बिना टैरिफ की कोशिश क्यों, यही सवाल। और साथ ही डीओजी को नजरअंदाज कर रहा है प्रशासन। ईरान इंटरनेशनल इसी को लेकर ये बड़े दावे कर रहा है। हालांकि बड़ा सवाल इस वक्त अभी भी पांडे सर यही है, क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर होना पड़ा है? इन अदर वर्ड्स, हार माननी पड़ी है ईरान के सामने, या अभी भी आपको लगता है कि ईरान को बहुत हद तक आर्थिक तौर पर बड़े नुकसान के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप विद इन अमेरिका ये प्रूव नहीं कर पा रहे, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि ईरान के खिलाफ ये एक्शन क्यों जरूरी था? देखिए, निश्चित रूप से ये कहना कि हार गया है तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा। निश्चित रूप से जो इस कहा जाए कि ईरान, क्योंकि हमारे दिमाग में यह है कि एक यूएस बहुत विशाल फोर्स है और ईरान एक उसके सामने बहुत ही छोटा सा एक चींटी के समान है, हाथी और चींटी का अगर उदाहरण दूं तो लेकिन इस चींटी ने जिस प्रकार से हाथी को काबू किया है वो जरूर काबिल तारीफ कही जा सकती है, क्योंकि इतने लंबे युद्ध की हमने कामना नहीं सोचा भी था। तो ये कहना कि हारा है मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। जहां तक बात है कि डेफिनेटली 6500 माइल दूर होकर आप एक बहुत बड़े फ्रंट पर लड़ रहे हैं। ईरान के सामने जो है बड़े टारगेट बड़े क्लियर हैं, और इतने बड़े
फ्रंट को डिफेंड करना, जब ईरान अटैक कर रहा है तो आपको उनके जो सोलर लोकेशंस हैं जो अमेरिकन सेंटकॉम के, उनको डिफेंड करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो ड्रोन्स हैं, लोग आरसीएस जो मिसाइल्स हैं, उनको सामना करने के लिए अभी जो काउंटर सिस्टम्स हैं वो अभी भी डेवलप हो रहे हैं। हम रशिया यूक्रेन वॉर में भी देख रहे हैं किस प्रकार से यूक्रेन और रशिया दोनों लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो उनसे मद्देनजर इसमें बैकफुट पर है अमेरिका। और साथ में राजनीतिक कारणों से, जो क्योंकि मिड टर्म पोल आ रहे हैं, तो वहां भी उनको अपने पार्टी में उनको शक्ल दिखाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इसके वजह से चाहते हैं कि वो एक इज्जत के साथ वहां से बाहर निकल जाए। लेकिन इजराइल जो है वो अपना ऑपरेशन जारी रखेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर हैं और निश्चित रूप से इजराइल और अमेरिका के बीच में दूरी बढ़ेगी, ये ऐसा लगता नहीं। हाँ, दिखावा तौर पर नैरेटिव एक जरूर होगा कि हम दूरी कर रहे हैं क्योंकि बाकी नाटो कंट्रीज उनके साथ आ रहे हैं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की वजह से अमेरिका की दिक्कतें और अमेरिका पर बढ़ता दबाव, आज की ये खबर उस लिहाज से भी समझिए जहां हार्मूज स्ट्रेट में ही ईरान का बड़ा हमला, और ये देखिए हार्मूज की जंग, जहां ईरान हार्मूज की इस जंग को देखते हुए एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले आपको बता दें कि अब नहीं झुकेगा ईरान। यूएई के शिप पर आईआरजीसी का मिसाइल अटैक को लेकर खबर है। ऑयल टैंकर पर टारगेटेड अटैक हुआ है। एडीएनओसी के टैंकर को हमले में नुकसान का दावा। ये एक और बड़ी खबर है, खाड़ी देशों के ही टैंकर्स को ईरान निशाना बना रहा है। यूएई के चौथे टैंकर पर आईआरजीसी का हमला हुआ है। एक हफ्ते के अंदर 7 ऑयल टैंकर पर मिसाइल दागी गई हैं। आईआरजीसी के हमले पर ईरान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में बड़ा दावा। हालांकि ईरान से जुड़े शिप पर यूएस के बड़े एक्शन को लेकर भी खबर है। ईरान से जुड़े 53 कमर्शियल शिप्स को रोका गया है। FA-18E फाइटर जेट से हॉर्मुज में निगरानी, 2 शिप पर सेंटकॉम ने हमला भी किया। अमेरिकी नाकेबंदी पर अल अरेबिया की रिपोर्ट। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में कब्जे की जंग। प्रोफेसर अमिताभ, अगला सवाल इसी को लेकर आपसे करूंगी, उससे पहले ये फैक्ट्स, जहां देखिए खाड़ी के कमर्शियल शिप पर हमले को लेकर ईरान की तरफ से खबर, वहीं ईरान से जुड़े शिप पर मिलिट्री ऑपरेशन, अमेरिका का दावा, वहीं यूएई के कमर्शियल शिप पर भी हमला हुआ है और अमेरिका जहां ईरान से जुड़े 53 कमर्शियल शिप्स पर एक्शन को लेकर दावे कर रहा है। हकीकत यह है कि एक हफ्ते में 7 ऑयल टैंकर्स को ईरान ने निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स में इसको लेकर दावा किया गया, जबकि अमेरिका ईरान से जुड़े 2 शिप पर हमला किया गया है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर पूरी तरह से हमारे नियंत्रण, ये दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है, जबकि अमेरिका कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में शिप की आवाजाही हमारे कंट्रोल में है। लेकिन वी कांट रूल आउट द फैक्ट प्रोफेसर अमिताभ, ब्लॉकेड ओवर ब्लॉकेड, उसके बाद सिचुएशन किस लेवल पर एस्केलेट हुई और माइंस को लेकर सिचुएशन किस तरीके से वल्नरेबल बनी रही। बावजूद इसके आज हम वहीं स्टैंड करते हैं जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज अभी भी आज के इस हालात में सबसे बड़ा एपिसेंटर बना हुआ है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो है ना, इस वॉर का एक स्ट्रेटेजिक बाई प्रोडक्ट निकला और ईरान को उसका पहले शायद अंदेशा रहा होगा, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल कैपेबिलिटी की हॉर्मूज स्ट्रेट को पूरी तरह ब्लॉक कर देना, ये शायद अमेरिका ने या कई और पावर्स ने नहीं सोचा होगा। लेकिन रही बात कि अब जो हॉर्मूज के साथ करना क्या है, क्योंकि अगर ईरान और ओमान के बीच भी डिस्कशन चल रहे हैं कि कैसे इसको कंट्रोल करना है, कैसे इस पे ट्रैफिक रेगुलेट करना है, उसके बाद भी ईरान ये कह रहा है कि वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली हॉर्मूज को छोड़ेगा नहीं अगर ये अग्रीमेंट हो भी जाता है। अमेरिका के सामने यही बहुत बड़ा एक विकल्प भी है कि वो क्या करता है। इस समय मुझे जो लग रहा है, ओमान वेस्टर्न पावर्स के साथ, अमेरिका के साथ और रिमेनिंग गल्फ पावर के साथ नेगोशिएट कर रहा है कि इसका क्या स्वरूप होगा। हालांकि इसको कैसे मैनेज करना है, क्या मैनेज करना है, मुझे लगता है पहले वाली स्थिति जो युद्ध के पहले वाली स्थिति थी कि पूरी तरह फ्री था, मुझे नहीं लगता है अगले 6 महीने साल भर तक ये पूरी तरह फ्री हो जाएगा अगर अग्रीमेंट आज हो भी जाता है तो ये एक बहुत टेढ़ी खीर होगा अमेरिका के लिए भी और जो बाकी गल्फ पावर्स हैं, इसके चलते पूरे रीजन में पावर डायनामिक्स बदल गया है। अभी जो मक्का अकॉर्ड हुआ है, अगर उसको भी ध्यान से अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया, तुर्की सिर्फ इसी इसमें है कि कहीं अगर ये युद्ध खत्म होगा, ईरान अगर बचा रह गया तो वो बहुत पावरफुल हो जाएगा और उस पावरफुल होने का सिर्फ एक ही कारण रहेगा कि वो हॉर्मूज को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं, मुझे लग रहा है कि हॉर्मूज की जो एक डोलड्रम बना हुआ है कि ट्रैफिक जाएगा या नहीं जाएगा, ये आगे आने वाले समय में भी बना रहेगा। और हॉर्मूज जो है उसको जब भी ईरान को छेड़ा जाएगा, ईरान तब उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, इसीलिए अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ईरान बड़ी चेतावनी फिर दोहरा रहा है। अमेरिका की वजह से
कभी नहीं खुलेगा हॉर्मूज स्ट्रेट। जब तक अमेरिकी सेना मौजूद तब तक हॉर्मूज बंद। ईरान के टॉप अधिकारी जुल्गद्र के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। लेकिन बड़ी खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने पर ईरान ने कड़ी शर्त भी रखी है। हॉर्मूज खोलने के लिए 6 शर्त अमेरिका के सामने रखें। ईरान की $300 बिलियन मुआवजे की मांग, शिप से 7% शुल्क वसूलने की शर्त, ईरान की शर्तों पर द हॉर्मूज रिपोर्ट में दावा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान की कड़ी शर्तें क्या हैं? पहली, अमेरिका पूरी तरह से हमले और धमकियां खत्म करे। दूसरी, अमेरिकी नाकेबंदी हटे और सेना वापस लौटे। तीसरी, युद्ध से हुए नुकसान के लिए $300 अरब का मुआवजा। ईरान की जब्त संपत्तियां बिना किसी शर्त के जारी हों और हॉर्मूज के गुजरने के लिए शिप से 7% की शुल्क वसूली। ईरान की शर्तों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर 20% का जुर्माना। एक बड़ी खबर है, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नया रूट तैयार ईरान कर रहा है और ओमान के साथ मिलकर बैकअप रूट की तैयारी और नए रूट पर बातचीत समझौते के करीब है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची की यह चेतावनी। नए रूट का मतलब ये नहीं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान नहीं लेगा कोई शुल्क। हॉर्मूज बंद होने से ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दावा कर रहे हैं कि हॉर्मूज स्ट्रेट पर ईरान समझौते के करीब है। जेडी वेंस के दावों पर मोसाद कमेंट्री की रिपोर्ट। माथुर सर, भले ही पूरी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एक वाइल्ड कार्ड की तरह ईरान ने इस्तेमाल किया है, लेकिन इस बात को भी तो रूल आउट नहीं किया जा सकता कि भरपाई के नाम पर, रियायतों के नाम पर या आर्थिक तौर पर ईरान भी चाहता है कि इसको लेकर जल्द समझौता हो। बिल्कुल सुरभि, बिल्कुल सही। ये अक्सर मैंने ये बात बताई है कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान ईरान को स्वयं भी हो रहा है। इसकी मैं वजह बताता हूं आपको। देखिए, बाकी जो देश हैं उन्होंने कोई ना कोई अरेंजमेंट इस प्रकार का करना शुरू कर दिया है, और जिससे कि जो डिपेंडेंस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है। जो देश पूरी तरह इस पर निर्भर हैं, कुवैत, बहरीन, यूएई, इराक, उनकी बात अलग है, लेकिन बाकी लोगों को तो इस वजह से सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से अगर नुकसान किसी को हो रहा है, ईरान का भी 80% 90% जो व्यापार है इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू होता है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कोई भी बंद रखे, चाहे ईरान बंद रखे, चाहे वो अमेरिका बंद रखे, आप देखिए पहले 28 फरवरी से पहले लगभग 140 जहाज यहां से निकलते थे। अब वहां से 8 से 10 से 12 जहाज रोज निकल रहे हैं। अगर ये भी मान लिया जाए कि सारे के सारे जहाज ईरान के हैं, बावजूद उसके आप देख सकते हैं कि कितना आर्थिक रूप से उसके ऊपर भी दबाव बन रहा है। और ईरान की अर्थव्यवस्था पहले ही खराब थी, जिस प्रकार के सैंक्शंस लगे हुए थे 47 वर्षों में। तो मेरा ये मानना है ईरान के ऊपर भी उतना ही दबाव है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जल्दी से जल्दी खुले। इस वजह से उन्होंने ये शर्त रखी है पहले कि आप अपना ब्लॉकेड यहां से हटाइए। देखिए, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं। ये पहले कुछ साल पहले एक लास्ट ईयर इंटरव्यू छपा था जब अली खामनेई थे, उनके सिक्योरिटी एडवाइजर का, और उसको कहा गया था कि आपके ऊपर इतनी सैंक्शंस लगी हुई हैं, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्यों नहीं इस्तेमाल करते। तब उन्होंने कहा था कि हम इसको करेंगे जब हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा। इसका अर्थ ये है सुरभि कि शुरू से उनकी जो प्लानिंग है उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा करना, उस पर कंट्रोल करना शुरू से उनके दिमाग में मौजूद था, और अब उसी को वो कर रहे हैं। मैं बता चुका हूं, मिलिटरीली वो बहुत कमजोर हैं अमेरिका और इजराइल कॉम्बिनेशन के सामने। उनके पास हथियार मात्र ये बचा हुआ है। लेकिन एक लाइन में बताना चाहूंगा कि किसी भी देश को, चाहे वो ईरान हो, इजराइल हो, ओमान हो, कोई भी हो, दुनिया की व्यवस्थाओं को अपने कब्जे में करने का हक नहीं होना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से दुनिया की व्यवस्थाओं को आप इस तरह से बाधित करेंगे और अपना पैसा वहां से निकालने का प्रयास करेंगे, मुझे लगता है ये एक बहुत ज्यादा गलत बात होगी, और शायद पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज को देख भी रही होगी। तो मेरा ये मानना है कि दबाव ईरान के ऊपर भी उतना ही, अगर ज्यादा उससे नहीं तो उतना ही है कि वो किसी प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने का कोई जरिया ढूंढे। अंडरस्टूड सर, लेकिन आगे एक सवाल होगा, और ये सवाल होगा ज़ेलेंस्की पर उस दबाव को लेकर जहां पुतिन का प्रतिशोध और यूक्रेन में तबाही। बड़ी खबर है कीव में विध्वंस को लेकर, तस्वीरें आपको दिखाएंगे कीव में लगातार हो रहे हमलों को लेकर। साथ ही खबर है पवलोग्रेद में तबाही, जहां सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है, और साथ ही इन हमलों से यूक्रेन में मची दहशत। बता दें खार्किव में भी इमारत ध्वस्त हो चुकी है। यूक्रेन के पवलोग्रेद में रूस के बहुत बड़े हमले को लेकर खबर है। हमले का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में जबरदस्त
तबाही नजर आ रही है। रूस ने बॉम्बर से पेवलोग्रेड पर बॉम्ब गिराया था। कई किलोमीटर तक धमाके का असर। यूक्रेन पर विनाशक प्रहार जारी है। रूस ने यूक्रेन पर तेज किए हैं मिसाइल हमले और सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले को लेकर खबर है। रूसी हमलों से यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मची। रूसी हमलों से यूक्रेन में मची दहशत की एक और तस्वीर। मेट्रो स्टेशन में लोगों ने शरण ले ली है। इन हमलों से बचने के लिए मेट्रो स्टेशंस में, शेल्टर्स में लोगों ने रात गुजारी। अब यूक्रेन के खार्किव में विध्वंसक हमला। खार्किव में मिसाइल स्ट्राइक से तबाही। इस धमाके के बाद धुएं का गुबार और रिहायशी इमारत में कैसे हुआ अटैक, ये देखिए तस्वीर। और बड़ी खबर यह है, जहां रूस यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया की डायरेक्ट एंट्री और रूस में उत्तर कोरियाई मिसाइल यूनिट्स की तैनाती। रूस में 30 से 50 हजार उत्तर कोरियाई जवान मौजूद हैं। नॉर्थ कोरिया की तैनाती पर ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। तो ज़ेलेंस्की, पांडे सर बड़ा दावा कर रहे हैं। क्या ये मान लिया जाए कि इस फ्रंट पर नॉर्थ कोरिया की मदद के बाद अब सीधे तैनाती को देखते हुए भी ज़ेलेंस्की ने बड़ी तैयारी कर ली है सीधे नॉर्थ कोरिया को टारगेट करने की? देखिए, ये कहना कि नॉर्थ कोरिया को टारगेट करने की तैयारी की है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसमें अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि 231 स्थानों पर रशिया और यूक्रेन के बीच में ग्राउंड फोर्सेस का जो है अगर इस बैटलफील्ड पर नॉर्थ कोरियाई सैनिक होंगे तो जाहिर सी बात है सीधे तौर पर ज़ेलेंस्की उन्हें टारगेट करना चाहेंगे ना। जी जी नहीं, तो लेकिन उसमें जब वो टारगेट कर रहे हैं तो ये देख नहीं रहे कि रशियन है कि नॉर्थ कोरियन है, क्योंकि 231 स्थानों पर जैसे उन्होंने बताया कि ग्राउंड ट्रूप्स अपना सामना कर रहे हैं और ये इसमें ज्यादातर क्षेत्र वो हैं जो कि डोनबास में हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो यूक्रेन क्लेम कर रहा है, ज़ेलेंस्की क्लेम कर रहे हैं कि 1130 लोगों को, रशियन लोगों को जो है वो मार गिराया गया, 2 उनको टैंक भी गए और साथ में सैकड़ों उनके आर्टिलरी सिस्टम वगैरह वगैरह गए। अब मजेदार चीज है कि ज़ेलेंस्की ने एक बात और कही कि 40 दिन का जो एक उन्होंने कैंपेन शुरू किया था लॉन्ग रेंज ड्रोन से अटैक करने का, जिसकी वजह से उनको वो बहुत कामयाबी मिली है जिसमें, और वो संतुष्ट हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल जो रशिया ने विध्वंसक अटैक किया है, 202 स्ट्राइक ड्रोन्स प्लस बैलिस्टिक मिसाइल, बड़े स्तर पर यहाँ हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। सॉरी टू बटन पांडे सर, लेकिन टाइम की कमी है, इसलिए आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओवरऑल इवैल्यूएशन के लिए अलग अलग फ्रंट से आ रही है बड़ी खबरें भी हम दिखा रहे थे, लेकिन अब जंग के बीच मुश्तबा खamenei का पहला वीडियो सामने आया है। ये देखिए, ईरान के मेहर न्यूज ने मुश्तबा का वीडियो जारी किया है। 12 सेकंड के वीडियो में लोगों से बात करते दिखे मुश्तबा। हालत नाजुक होने की खबरों के बीच वीडियो जारी किया गया है। हालांकि मुश्तबा के वीडियो की नहीं बताई गई है कोई तारीख।